बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। मैं लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज हम बात करते हैं यूके स्पाउस वीज़ा की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो आपने कैसे पूरी करनी है और किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ यूके स्पाउस वीज़ा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और एक्सटेंशन के हवाले से भी, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि आपने 18,600 को मीट करना है। सालाना इनकम आपकी होनी चाहिए। अगर आपका कोई बच्चा है तो फिर आपकी इनकम जो है ना पहले बच्चे के साथ 3,800 बढ़ जाएगी। अगर उसके साथ एक सेकंड चाइल्ड है तो 2,400 ऑन द टॉप ये इंक्लूड होती जाएगी। इसी तरीके से कन्वर्जन रेट के हवाले से कन्फ्यूजन है। कन्वर्जन रेट जो कि होम ऑफिस की वेबसाइट पे है उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जिस दिन आपने एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होगी आपने जाना है onda.com के ऊपर और उसके ऊपर जो कन्वर्जन रेट होगा उसको ही एक्सेप्टेबल किया जाएगा। अगर आपका स्पॉन्सर जो है वो बेनिफिट लेता है, किसी भी किस्म का कोई बेनिफिट लेता है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। डिफरेंट किस्म के बेनिफिट है, एक तवील लिस्ट है। मेन में जो है केयर डिसेबिलिटी अलाउंस है, सवियर डिसेबल्टमेंट अलाउंस है, अटेंडेंट अलाउंस है, पुलिस इंजरी पेंशन अलाउंस है। तो कोई भी अगर आपका स्पॉन्सर ले रहा है तो आपने ये 18,600 को मीट नहीं करना है। अब सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से मैं आपको बताऊं कि डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। मैं आपको वन बाय वन उन कैटेगरीज़ को बताता हूं कि किस किस्म की इनकम कौन सी कैटेगरी में फाल होती है। कैटेगरी ए और बी की हम बात करते हैं, इसमें सैलरीड और नॉन सैलरीड एम्प्लॉयमेंट आती है। कैटेगरी सी के अंदर नॉन एम्प्लॉयमेंट इनकम आती है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है। रेंटल प्रॉपर्टी अगर आप डिविडेंड लेते हैं तो फिर आप इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। अब रेंटल प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आपकी प्रॉपर्टी यूके में है या ओवरसीज़ है, इट डज़न्ट मैटर, दोनों काउंट की जाएगी। कैटेगरी डी में कैश सेविंग्स अबव 16,000 वो काउंट की जाएगी। कैटेगरी ई में आपकी पेंशन से जो आपकी इनकम आती है वो काउंट की जाएगी। अब पेंशन आपकी स्टेट पेंशन हो सकती है, प्राइवेट पेंशन हो सकती है या ऑक्यूपेशनल पेंशन हो सकती है। कैटेगरी एफ और जी में आपकी इनकम फ्रॉम द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और आपकी इनकम अगर आप डायरेक्टर हैं किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के या अगर आप एम्प्लॉय हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यूके के अंदर है तो फिर आप इस कैटेगरी के तहत आप कर सकते हैं। अब कुछ इनकम जो है वो परमिटेड नहीं होती। किस किस्म की इनकम परमिटेड नहीं है? अगर तो फाइनेंशियल सपोर्ट का किसी थर्ड बॉडी ने आपसे वादा किया है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। कोई प्रॉमिस इस पे एक्सेप्टेबल नहीं है। सॉलिड आपको कैश ही या इनकम चाहिए होगी, या इनकम फ्रॉम द अदर हाउस होल्ड मेम्बर। अगर आपके घर में कोई आपकी हेल्प करना चाहता है तो वो भी इनकम उसमें इंक्लूड नहीं होगी। लोन्स आप लेते हैं, लोन्स के थ्रू इनकम अपनी बढ़ाते हैं, वो भी नहीं है। इसी तरीके से क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हैं, बैंक कार्ड है, लोन कार्ड है, और ये किसी भी किस्म की आपकी हेल्प नहीं करेंगे। इनकम रिलेटेड बेनिफिट अगर आप लेते हैं, मिसाल के तौर पे हाउसिंग बेनिफिट लेते हैं, काउंसिल टैक्स बेनिफिट लेते हैं और जॉब सीकर अलाउंस लेते हैं, चाइल्ड बेनिफिट लेते हैं, यूनिवर्सल क्रेडिट लेते हैं, तो इनकी कोई भी इनकम आपके फाइनेंशियल जो थ्रेशोल्ड है उसके में इंक्लूड नहीं की जा सकती। अब सैलरीड और नॉन सैलरीड में डिफरेंस क्या है, इसकी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो सैलरीड एम्प्लॉयमेंट है वो तो नाम से ज़ाहिर है कि 6 मंथ की स्टेट में आपके पास स्लिप होनी चाहिए। अब 6 मंथ की जो होगी आपने एवरेज निकालनी है तो वो 18,600 तक होनी चाहिए। इसी तरीके से जो नॉन सैलरीड है उनकी इनकम आप कैसे निकालेंगे? उसकी इनकम ऐसी है कि जो 6 मंथ की आपकी इनकम होगी उसको आपने डिवाइड करना है 6 के ऊपर। जो आंसर आएगा उसको आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 18,600 को मीट करते हैं तो यू आर गुड इनफ, अदरवाइज़ आप इसकी इनकम को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसको सैलरीड और नॉन सैलरीड आप इकट्ठे भी कर सकते हैं। अब कैश सेविंग जो है वो क्या चीज़ है? कैश सेविंग जो है ना अबव 16,000 अगर आपके अकाउंट में है तो वो कैलकुलेट की जाएगी, लेकिन उसका कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है। वो क्या है? जो भी 16,000 से अबव है आपके पास, जो आपके पास अमाउंट आएगी उसको आपने 2.5 से डिवाइड कर देना है। मिसाल के तौर पर अगर आपके अकाउंट में 6 महीने से 25,000 पाउंड पड़े हुए हैं तो अब 25,000 पाउंड को आपने 16,000 जो कि इनके क्राइटेरिया उसमें से माइनस करना है। अब माइनस करेंगे तो आपके पास 9,000 बचेगा। अब ये जो 9,000 बचा है आपके पास, इसको आपने डिवाइड करना है 2.5 के ऊपर
जिस वक्त आप 2.5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो जो अमाउंट आएगी आपके पास इस हमारे फार्मूले के मुताबिक 3600 आपके पास आ रही। तो ये अमाउंट आपकी कैलकुलेट होगी टुवर्ड्स इनकम थ्रेशोल्ड। इसी तरीके से जो कमीशन बेस पे लोग काम करते हैं उनका क्या होगा। जो कमीशन बेस पे काम करते हैं उनकी जो 6 मंथ का जो आप उनको कमीशन मिला है उसको डिवाइड करना है 6 के ऊपर। जो आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 12 के ऊपर। तो जो आएगा वो आपका टुवर्ड्स इनकम आपका ये कैलकुलेट किया जाएगा। अब जो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जो कि कैश सेविंग है वो अगर तो आप शो कर रहे हैं कैटेगरी जो आपकी है F और G, जिसमें आपके आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और कंपनी डायरेक्टर या एम्प्लॉय ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसमें ये ऐड नहीं की जा सकती। ये पॉइंट ज़हन में रख लें। कैश सेविंग जो है दूसरी कैटेगरी में आप जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एम्प्लॉय हैं, वहाँ से इनकम ले रहे हैं या डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है, तो उसमें ये जमा नहीं की जाएगी। इसी तरीके से जो कैश सेविंग अगर आपके पास 62,500 है फॉर द लास्ट 6 मंथ, तो फिर आप एग्जम्प्ट हैं किसी भी किस्म की बाकी फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड को पूरा करने के लिए। तो फिर आप 6 महीने तक आपके अकाउंट में ये अमाउंट होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सी कैटेगरी को आप दूसरी कैटेगरी के साथ ऐड कर सकते हैं या किसको ऐड नहीं कर सकते। लोग ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं सैलरीड और नॉन सैलरीड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि इसका फार्मूला क्या है और कैसे आपने इसको ऐड करना है। एक चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस का पैंडेमिक चला है और बहुत से लोगों के बिज़नेस भी मुतासर हुए हैं और जॉब भी मुतासर हुए हैं। कुछ लोग फर्लो पर चले गए हैं और कुछ लोग बिल्कुल ही बिजनेसेस ख़त्म हो गए हैं। तो 1 मार्च 2020 से लेके 31 अक्टूबर 2021 तक अगर आपकी इनकम मुतासर हुई है तो आपको ज़रूरी नहीं है मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड आप पूरा करें। इसमें एक चीज़ को आपने ख्याल रखना होगा कि जो 1 मार्च 2020 है उससे पहले के जो 6 महीने होंगे उसमें आपने प्रूव करना है कि आपका जो है ना मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड को मीट कर रहे थे। इस टाइम पीरियड के दौरान आप एग्जाम्प्ट हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊं कि जो आप होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होते हैं जिस वक्त, तो फिर आपको 1 साल के अकाउंट सबमिट करवाने होते हैं। लेकिन अगर आप सैलरीड हैं तो आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जमा करानी है। इसी तरीके से अगर आप कंपनी डायरेक्टर हैं और सोल ट्रेडर हैं तो फिर आपको 1 साल की बैंक स्टेटमेंट प्लस 1 साल के अकाउंट सबमिट करवाने होंगे। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। आई होप आपको कुछ क्लियर हो चुका होगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे ये, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है ये टॉपिक आपको, कि कुछ लोग मिक्स किस्म की जॉब कर रहे होते हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती वो किस तरीके से ये चीज़ें ऐड करें। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो चुके होंगे कि किस तरीके से आपने अपनी मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड को पूरा करना है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप मुझसे कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने लोगों का बहुत ख्याल रखिए और मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।